हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सार लेखन, संक्षेपण किस तरह से लिखा जाता है, ये क्या है, इन सब पर हम पिछले अध्यायों में चर्चा कर चुके हैं। किसी भी कथानक, किसी भी कहानी, किसी भी उपन्यास, नाटक आदि को संक्षेप में करके लिखना ही सार लेखन कहलाता है। हम जब सार लेखन लिखते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है कि जिसका भी हम सार लिख रहे हैं उसमें आई हुई सभी मुख्य बातें हम अपने सार में ले सकें, और सार लेखन हमेशा रोचक होना चाहिए जिससे कि पाठक वर्ग उसे पढ़ सकें और उस सार को पढ़कर ही वे उस उपन्यास या उसके बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त कर सके। इसी श्रृंखला में आज हम दिव्या उपन्यास के कथासार पर चर्चा करेंगे, जिसे लिखा है प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल जी ने। दोस्तों, दिव्या का जो कथानक है वो बोधकाल की घटनाओं पर आधारित है। इस युग की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों का इसमें कुछ इस प्रकार से सजीव चित्रण किया गया है कि जो सब कुछ काल्पनिक था लेकिन हमें वास्तविक प्रतीत होता है। दोस्तों, दिव्या जीवन की आसक्ति का प्रतीक है। चलिए आज हम जानते हैं दिव्या उपन्यास के कथासार को। दोस्तों, लेखक ने कला के अनुराग से काल्पनिक चित्र में ऐतिहासिक वातावरण के आधार पर इसको बिल्कुल यथार्थ का रंग देने का प्रयत्न किया है, और इस विकास में उन्होंने इस उपन्यास को 13 खंडों में विभाजित किया है। प्रथम खंड मधुपर्व में सागल नगरी में होने वाले ऐतिहासिक मधुपर्व उत्सव का वर्णन है, जो कि पिछले 2 सालों से नहीं मनाया जा रहा था। कारण था कि सागल नगरी की राजनर्तकी मल्लिका की पुत्री रुचिका की अकाल मृत्यु हो जाती है और वे इस उत्सव से 2 साल से दूर थी। लेकिन अब वे पुनः स्वस्थ मानसिकता के साथ अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए इस सभा में आ रही हैं, और इस सूचना से सारे नगर में बहुत उत्साह का वातावरण है और पूरे जोशों से तैयारी है। बहुत भारी जनसमूह वहां पर उमड़ा हुआ है। इस उत्सव की एक और विशेषता है कि जो नगर के श्रेष्ठ युवा है वीर और अपने रण और कौशल का प्रदर्शन करते हैं, और श्रेष्ठ खड्गधारी को पुरस्कार मिलता है और नगर की सेना में उच्च पद दिया जाता है। इस उत्सव की दूसरी परंपरा यह है कि उत्सव में श्रेष्ठ नृत्यांगना के द्वारा खड्गधारी को मुकुट पहनाया जाता है, जो विजेता होता है। महापंडित देव शर्मा की प्रपौत्री तथा मल्लिका की शिष्या दिव्या ने अभिसारिका की यात्रा नृत्य प्रस्तुत किया और वे प्रथम आई। तब उन्हें प्रथुसेन को मुकुट उन्होंने पहनाया। परंपरा के अनुसार श्रेष्ठ नर्तकी को गण परिषद के युवक शिविका में बैठाकर उसके घर छोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही प्रथुसेन शिविका में कंधा देने लगे उसी समय रुद्रधीर ने उन्हें दास पुत्र कहकर अपमानित किया और शिविका से अलग कर दिया। अब इस बात से प्रथुसेन को बहुत दुख होता है और वे घृणा से उबलते हुए अपने घर चले जाते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि उपन्यास का दूसरा भाग धर्मस्थ का प्रसाद। इसका शीर्षक है पंडित देव शर्मा सागल नगर के धर्मस्थ है और वे महापंडित वागीश शर्मा के पुत्र हैं। यवन राज मिलिंद ने उनकी योग्यता और ज्ञान को देखकर उन्हें यह पद दिया था। गत रात्रि सरस्वती पुत्री का पुरस्कार जीतने वाली दिव्या इन्हीं की प्रपौत्री है। अब उसे मालूम है दिव्या को कि संध्या का समय हो गया तो बधाई देने वाले बहुत से लोग आएंगे, तो इसलिए वह तैयार होकर पितामह के पास जाती है। पितामह थोड़ा अस्वस्थ थे और तभी द्वार से आकर सेवक उन्हें कहते हैं कि द्वार पर कोई अभ्यर्थी आए हैं। दिव्या तांबुल और अर्घ्य लेकर आस्था नगर में पहुंचती है तो देखती है कि अभ्यागत के रूप में सामने वही प्रथुसेन खड़े हैं, जिन्हें उन्होंने विगत रात्रि श्रेष्ठ खड्गधारी का पुरस्कार दिया था, मुकुट पहनाया था। दिव्या विगत रात्रि की उस घटना से भी अवगत थी जिसमें रुद्रधीर प्रथुसेन का अपमान करते हैं। दिव्या ने प्रथुसेन को कहा कि धर्मस्थ आज अस्वस्थ है तो आपकी उनसे भेंट नहीं हो पाएगी, और साथ ही आश्वासन भी दिया कि आपका न्याय अनुरोध धर्मस्थ तक अवश्य पहुंच जाएगा। उसी समय प्रथुसेन के गमन के अवसर पर ही दिव्या के विष्णु शर्मा और प्रद्युम्न शर्मा वहां पहुंच जाते हैं और दिव्या द्वारा दास पुत्र को अर्घ्य और तांबुल देने को लेकर उनमें मतभेद हो जाता है। दिव्या इस प्रसंग से आहत हो जाती है। समय पाकर पितामह को प्रथुसेन का निवेदन और विष्णु शर्मा और प्रद्युम्न शर्मा के बीच संवाद को दिव्या बता देती है और साथ ही साथ प्रथुसेन के लिए न्याय पर बल देती है।
धर्मस्थ उन्हें कहते हैं कि प्रथुसेन दास पुत्र है, साथ ही सभा के मध्य उन्होंने खड़ग युद्ध भी जीता है, लेकिन अभी वे अभिजात वर्ग में शामिल नहीं है। राज्य परिषद उन्हें सेना में पद देने पर विचार कर रही है, और यदि उसे सेना में पद मिलता है तो वह स्वयं ही अभिजात वर्ग में आ जाएगा। दिव्या इस संवाद से प्रसन्न नहीं होती और अनमने भाव से दिव्या एक दिन मल्लिका के भवन में पहुंच गई। मल्लिका ने उससे कहा कि पुत्री, जो तुम अभ्यास नहीं करती है हमारी विद्या का शत्रु है। दिव्या ने उनसे क्षमा मांगी। इसी दौरान रास नृत्य का आयोजन किया गया, जहां उनकी भेंट प्रथुसेन से होती है। वह उससे आग्रह करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तो ताल के शिला तल पर आकर विश्राम करें। दिव्या निरुत्तर हो जाती है, कोई उत्तर नहीं देती और सिर झुकाए प्रथुसेन के संकेत से उनके साथ चली जाती है। इसके साथ ही दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। अब देखिए, तीसरा अंक है प्रेस्त। जो प्रेस्त है वो प्रथुसेन के पिता है और चतुर थे वे। उन्होंने अपने पुत्र को गणपतियों के पुत्रों के समान पाला, परंतु प्रथुसेन की महत्वाकांक्षाएं तो और भी ऊंची थी। उनका मन हमेशा चंचल बना रहता था और मन की शांति के लिए वे कभी कभी मल्लिका के प्रसाद में जाते थे, और यहाँ इनकी भेंट दिव्या से हो जाती थी, जिससे मिलकर उसे कुछ शांति का आभास होता था। एक दिन प्रथुसेन देखते हैं कि कुछ गण सागल के सामंतों के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं। यह देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उसी समय दिव्या भी उस संगीत सभा में उपस्थित थी। प्रथुसेन आंखों के संकेत से दिव्या को उपवन में चलने का संकेत देते हैं, और वहां पर दोनों सागल के ऊपर आसन युद्ध के संकट पर बात करते हुए दुखी हो जाती हैं। दिव्या कहती है कि तुम मेरे ताज से मिलो। प्रथुसेन भी पैदल ही भवन की ओर जाने लगते हैं। नगर के बाग में वे देखते हैं कि किस प्रकार शराब पीकर बेसुध हुए युवा, वृद्ध, बालक, सामान्य नगरवासी वैशाल्य में खड़े हैं, और यह सब देखकर उसे बहुत कष्ट होता है। अगले दिन प्रथुसेन के पिता प्रेस्त उसे बताते हैं कि इस समय सागल नगरी पर मद्र के आक्रमण की संभावना है, और इसके जो साक्ष्य हैं, पुष्ट साक्ष्य मेरे पास है। मैंने बहुत सा पैसा खर्च करके इन साक्ष्यों को अपने पास इकट्ठा किया है, और यही वह उपयुक्त समय है जब तुम इन साक्ष्यों के माध्यम से धर्मस्थ व गण परिषद के अन्य लोगों को अपने पक्ष में कर सकते हो। महासेनापति मिथोद्रस विचलित है, क्योंकि उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा। प्रेस्त द्वारा बड़ी कूटनीति का प्रयोग यहाँ पर फिर हमें दिखाई पड़ता है, और फिर भारी उठापटक के बीच महासेनापति नई व्यवस्था देते हैं, जिसमें वे प्रेस्त को आंतरिक व्यवस्था की जिम्मेवारी देते हैं, और साथ ही साथ प्रथुसेन को सीमांत पर युद्ध संचालन का नेतृत्व दे देते हैं। इस नई व्यवस्था से पूरा जन समुदाय खुश हो जाता है। अब हम चलते हैं उपन्यास का चौथा परिच्छेद, आचार्य प्रवर्धन में राजनीतिक उठापटक का चित्रण। आत्मसमर्पण में दिखाए गए हैं कि चारों तरफ आंतरिक कुचक्र रचे गए थे। प्रथुसेन अपने नए दायित्व में व्यस्त हो जाते हैं और दिव्या उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो उठती हैं। कई दिनों के पश्चात दोनों उपवन में मिलते हैं, किंतु उसी समय प्रथुसेन को युद्ध क्षेत्र में जाना पड़ता है, और युद्ध में वे केंद्रस की सेना को हरा देते हैं। युद्ध में केंद्रस मारा जाता है और प्रथुसेन को विजय प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये परिच्छेद का समापन हो जाता है। अगला परिच्छेद विकट वास्तव का आरंभ घायल प्रथुसेन की अवस्था के साथ होता है, जिसमें उन्हें कई दिनों के बाद होश आता है। तब दासी से उन्हें सूचना मिलती है कि दिव्या गर्भवती है और अस्वस्थ और परेशान रहती है। प्रथुसेन दिव्या की दशा सुनकर परेशान हो जाते हैं और अपने पिता से दिव्या से विवाह की बात करते हैं, परंतु इधर दिव्या के परिवार को जब पता चलता है कि वह गर्भवती है, तो वे गुस्सा हो जाते हैं और उसे प्रथुसेन के यहाँ भेजने का उपक्रम करते हैं, और दिव्या की शिविका को इस बीच में कुछ शराबी घेर लेते हैं और उसके वस्त्र आभूषण छीनकर उसे किसी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अगला परिच्छेद तात धर्मस्थ शीर्षक से लिखा गया है। दिव्या का अपहरण हो गया, वह कहीं मिलती नहीं है, और जैसे ये बात धर्मस्थ देव शर्मा को पता चलती है, वे दुखी हो उठते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। आठवां परिच्छेद दारा शीर्षक से है। इसमें व्यवसायी श्रेष्ठ प्रतुल के छल कपट का वर्णन है, और साथ ही साथ वह मानव तस्करी का कार्य करता है। अब वह दिव्या को लेकर मथुरा नगरी में पहुंच जाता है और उसको किसी के हाथों 20 स्वर्ण मुद्राओं में बेच देता है। पुरोहित चक्रधर
50 स्वर्ण मुद्राओं में उसे खरीद दिव्या को अपने घर ले जाता है खरीद के। यहाँ चक्रधर की पत्नियां उसे बहुत कष्ट देती हैं और एक दिन दिव्या दुखी होकर समय पाकर यमुना नदी में कूद जाती है। वहां पर उसे नर्तकी रत्न प्रभा बचा लेती है और चक्रधर को 200 मुद्राओं का दंड मिलता है। अब 9वां परिच्छेद में अंशुमाला दिव्या के जीवन कर्म पर आधारित है। दोस्तों, रत्न प्रभा ने दिव्या का नाम बदलकर अंशुमाला रख दिया। अब वह रत्न प्रभा के यहाँ नृत्य करने लगी और दूर दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। यहाँ रुद्रधीर उसे विवाह का प्रस्ताव कर देता है, लेकिन वह उसे ठुकरा देती है। 10वां परिच्छेद है, उसका शीर्षक है सागल। इसमें रुद्रधीर के पुनः सागल लौटने तथा प्रथुसेन को अपदस्थ करने का कुचक्र रचा है। इसमें मल्लिका भी उसका सहयोग करती है। अब हम चलते हैं 11वां परिच्छेद, प्रथुसेन और रुद्रसेन के द्वेष पर आधारित है। पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मल्लिका के महल में शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। इंद्रदीप और वसुधीर के कुचक्र के कारण प्रथुसेन का प्रसाद जला दिया जाता है तथा प्रथुसेन अपने प्राण बचाकर नगर द्वार की ओर जाने लगा। वहां उसकी भेंट स्थावर चिंबुक से होती है जो उन्हें बोधविहार ले जाते हैं। अब गणपति रुद्रधीर को गण परिषद का संवाहक और कार्त्यवीर को महासेनापति घोषित किया जाता है। साथ ही साथ यह भी घोषणा की जाती है कि जो भी प्रथुसेन को शरण देगा उसे मृत्युदंड प्राप्त होगा। प्रथुसेन बोध विहार में रहकर बौद्ध भिक्षु हो गया और रुद्रधीर के महल में जाकर सार्वभौम की भिक्षा मांगते हैं। इसी प्रकार रुद्रधीर और प्रथुसेन के बीच की जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई। अब 12वें परिच्छेद जो है वो मल्लिका के जीवन पर है। मल्लिका अपने प्रसाद के लिए उत्तराधिकारी खोजते हुए अपनी शिष्या रत्न प्रभा के पास पहुंचती है और वहां पर उसे दक्षिणा के स्वरूप में दिव्या मिलती है, जिसे मल्लिका पहचान लेती है और उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता और वह उसे सागर लेकर आ जाती है। अब हम चलते हैं उपन्यास के अंतिम परिच्छेद दिव्या शीर्षक पर। मल्लिका ने घोषणा की कि वह फागुन पूर्णिमा के दिन अपने उत्तराधिकारी को अपने प्रसाद में स्थान देगी और जिस दिन दिव्या को यह सम्मान दिया जाना था उस समय इस बात को लेकर विवाद हो गया कि एक वेश्या कैसे इस पद पर आसीन हो सकती है और सागल नगरी में तनाव पैदा हो जाता है। इसी बीच भिक्षु प्रथुसेन देवी दिव्या को मठ के लिए मांगते हैं और कहते हैं कि देवी भिक्षु का धर्म निर्वाण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, भिक्षु के धर्म में नारी व्याज्य है। तो दिव्या ने उत्तर दिया कि आप अपने निर्वाण धर्म का पालन करें और चारों ओर कोलाहल तेज हो जाता है। दिव्या का धैर्य जवाब दे देता है और वह आर्द्र स्वर में बाहां फैलाकर कहती है कि आश्रय दो आर्य। और इसी के साथ दोस्तों उपन्यास समाप्त हो जाता है। इस कथासार में हमने कोशिश की है कि उपन्यास में आई हुई जो जरूरी बातें हैं जिससे आपको उपन्यास समझ आ सके, उन सभी जरूरी बातों को सरल और सहज शब्दों में लिखने की भरपूर कोशिश की है। इसी प्रकार सार लेखन के अन्य उदाहरण और सार लेखन पर विस्तार पूर्वक हम आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।